मैं नहीं नहीं आए दो आएंगे तो बीच में आ जाएंगे जी। मैं पूछूं पता नहीं लगाऊं अवतार सिंह पाश ऐसे क्रांतिकारी कवि रहे हैं जो पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कुछ इस तरह से पढ़े जाते रहे हैं जैसे कि वे हिंदी के ही कवि हों। उनकी कविताओं पर न जाने कितने पोस्टर हम लोग जो है देखते रहे हैं। उनकी कई कविताएं हिंदी मतलब हिंदी के मिजाज में उसी तरीके से शामिल हो गई हैं जैसे वो हिंदी की कविताएं हो। हिंदी का मुहावरा बनाया है बहुत सारी उनकी कविताओं ने। और यहाँ पर उन पर बातचीत करने के लिए अभी चमनलाल जी हैं। चमनलाल जी की पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में कुल मिलाकर 40 से अधिक किताबें प्रकाशित हैं। भगत सिंह और उनके साथियों के जीवन और विचारों पर उनका काम इतना ज्यादा है कि उतना काम शायद ही किसी ने किया हो। उनका काम बहुत ही दस्तावेजी महत्व का है और काफी एक नहीं कई कई किताबें उन्होंने जो है इस पर लिखी हैं, संकलित और संपादित की हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि पाश की कविताओं की हिंदी में तर्जुमे की किताब समय ओ भाई समय पर उन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमारे दूसरे वक्ता अभी सत्यपाल सहगल जी हैं। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि प्रोफेसर सत्यपाल सहगल जी कविता के अलावा आलोचना, ललित लेखन और हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी कविताओं की धूप और गंध किताब, धूप और गंध, बाहर सब शांत है, यह ऐसा समय है और क्या संबंध था सड़क का उड़ान से आदि किताबें चर्चित रही हैं। उन्होंने आलोचना और संपादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है। हमारे जो तीसरे वक्ता संभवतः रास्ते में हैं, प्रदीप कासनी जी, वे भी सक्षम लेखक और लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। अपनी जनपक्षपातिता और ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे हैं और एक और अद्भुत रिकॉर्ड है उनके नाम की। अपनी करीब 34 साल की नौकरी में 71-72 बार ट्रांसफर उनका हुआ है, तो शायद संभवतः किसी भी अधिकारी के जीवन में ऐसे। तो ये भी उनके व्यक्तित्व के बारे में एक बहुत कुछ बताने वाली बात है। मैं बहुत ही आदर के साथ में अपने विद्वान वक्ताओं चमनलाल जी और सत्यपाल सहगल जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और अपनी जगह में। थोड़े से ही लोग हैं, सब आगे ही आ जाओ तो दूर क्या बैठे, थोड़ा आगे आ जाओ सब जने। हाँ, वेरी नाइस। यहाँ आ जाओ बेटा। एटलीस्ट जो सुनने वाले हैं उनको तो मज़ा आएगा ना। बैठो, आप भी इधर सेंटर में ही आ जाओ सब। अच्छा ठीक है बेटा, यही बैठो। हाँ, अब आगे चल सकते हैं और उनके टीचर्स भी अगर पंकज और नेहा यहाँ पर हैं तो उनको एक के बाद एक पाश की कविताओं को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पंकज तो कविता कोश है ना जी सर, आप निकाल लीजिए। आप भी ले लीजिए एक दो कविताएं। नहीं हम आपको अपनी किताबें देते हैं, बीच का रास्ता नहीं होता, वैसे पढ़िए या समय भाई समय से पढ़िए। तो उनकी कविताओं से हम शुरू करें पाठ से। अच्छे, आप कौन सी कविता पढ़ेंगे? अच्छा आइए, ठीक है। किताब ले लीजिए, किताब से आप जिसमें से पढ़ना चाहें उसमें
के लिए उनको दिखा भी दीजिए, और इसमें से जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ लीजिए। यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीधर जनों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मुझे आज इस अवसर पर पास की कुछ रचनाएं पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि मुझे इस बारे में कुछ विदित नहीं था कि मुझे पढ़नी है, लेकिन फिर भी आदेश हुआ है सर का, तो मैं एक कविता पढ़ देता हूँ। कविता का शीर्षक है हाथ। मैं अपने जिस्म को हाथों में संभाल सकता हूँ। मैं अपने जिस्म को हाथों में संभाल सकता हूँ। मेरे हाथ जब महबूब का हाथ मांगते हैं, मेरे हाथ जब महबूब का हाथ मांगते हैं, पकड़ने को तो मैं चांद भी हाथों में पकड़ना चाहता हूँ। पकड़ने को तो मैं चांद भी हाथों में पकड़ना चाहता हूँ। मेरे हाथों को लेकिन सींखों का स्पर्श बिना शिकवा मुबारक है। हाथ ही कोठरी में इस अंधेरे में, मेरे हाथ हाथ नहीं होते, सिर्फ थप्पड़ होते हैं। मेरे हाथ हाथ नहीं होते, सिर्फ थप्पड़ होते हैं। हाथ मिलाने पर पाबंदी सिसकती रह जाती है जब अचानक कोई साथी सामने आता है। हाथ मिलाने पर पाबंदी सिसकती रह जाती है जब अचानक कोई साथी सामने आता है। हाथ खुद ब खुद मुक्का बनकर लहराने लगते हैं। हाथ खुद ब खुद मुक्का बनकर लहराने लगते हैं। दिन हाथ खींचता है तो रात हाथ बढ़ाती है। दिन हाथ खींचता है तो रात हाथ बढ़ाती है। कोई हाथ छीन नहीं सकता इन हाथों का सिलसिला, या कभी दरवाजों की पांचों सलाखें बन जाते हैं कोई बड़े प्यारे हाथ, या कभी दरवाजे की पांचों सलाखें बन जाते हैं कोई बड़े प्यारे हाथ। एक हाथ मेरे गांव के बुजुर्ग तुलसी का, जिसकी उंगलियां बरसों को गूंथ कर थी इतनी थकी कि मुझे पढ़ाते हुए उर्दू के पहले सबक बन जाता था उससे अलिफ का त। एक हाथ जगीरी दर्जी का, जो जब भी मुझे जांघिया सिल कर देता तो लेता था पारिश्रमिक। मेरे कान मरोड़ने में और ये जानते हुए भी कि मैं उलट करने से बाज नहीं आऊंगा, नसीहत देता था पशुओं के साथ पोखर में ना घुसकर बचकाने खेल खेलने से बाज आएगा या नहीं। एक हाथ प्यारे नाई का, जो काटते हुए मेरे केस डरता रहता था मेरे सिख घर वालों से। एक हाथ प्यारे नाई का, जो काटते हुए मेरे केस डरता रहता था मेरे सिख घर वालों से। एक हाथ मरोदाई का, जिसके हाथों में था कोई रिकॉर्ड, जो सदा राग गाता था जीते जागते रहो बेटा। और एक हाथ दरसू दिहाड़िए का, जिसने पी ली आधी सदी रखकर हुक्के की चिलम में। मुझसे कोई छीन नहीं सकता इन हाथों का सिलसिला, हाथ जेबों में हो या बाहर, हथकड़ी में हो या बंदूक के कुंदे पर, हाथ हाथ होते हैं और हाथों का एक धर्म होता है। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है कागजी शेरों के नाम। आप उत्तर हैं ना दक्षिण, तीर ना तलवार, और ये जो सिलन वाली कच्ची दीवार है, आप इसके भीतर के दो सुराख हैं, जिनमें से दीवार के पीछे का शैतान अपना डिफेंस देखता है। आप गेहूं की कटाई में गिरे हुए चने हैं और मिट्टी ने आपका
भी हिसाब करना है हमारे लिए, तो आप एक ठोकर भी नहीं। शायद आपको अपने अस्तित्व का कुछ भ्रम है। मैं बताता हूँ कि आप क्या हैं। आप कीकर के बीज हैं या टूटी हुई टोकरी जो कुछ भी उठाने में अक्षम है। आप एयर गन कंधे पर लटकाए फिरते हैं। आप कत्ल नहीं कर सकते, सिर्फ 751 के मुद्दई हो सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। अब मैं चमन लाल जी को कुछ कविताएं पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पाश की, और उसके बाद फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। पाश पंजाबी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की है। उन्हें जो हिंदुस्तान के चुनिंदा कवि माने जाएंगे उनमें पाश का नाम आता है। और एक वो दौर था जिसको पाश और पात्र का दौर कहा जाता है। पाश और सुरजीत पात्र दोनों समकालीन भी थे, दोस्त भी थे, एक दूसरे के साथ व्यंग भी करते थे, तंज भी कसते थे। पाश ने भी पात्र पे एक कविता व्यंग में लिखी हुई थी। और पंजाबी साहित्य के एक पूरे दौर का नाम पाश और पात्र दौर से जाना जाता है। तो पाश की कविताएं, क्योंकि पाश कविता बहुत संभाल के नहीं रखते थे, माने बहुत सी कविताएं उनके जिस तरीके से उनकी हत्या हुई खालिस्तानियों के हाथों, और उसके बाद से कुछ कविताएं जो घर से उनसे मिली और एकदम से शायद हमने सबसे पहले उनका अनुवाद किया। तो पहल का 23 मार्च 1988 को पाश की हत्या हुई, और उस दिन हत्या हुई जो शहीद भगत सिंह का भी शहादत दिन है। और हमने खालिस्तान का दौर था पंजाब में, तब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पढ़ाता था। बहुत आतंक भी था। पाश के नाम पे कुछ भी करना तो एक तरीके से बुलावा देना था, आमंत्रित करना था। पाश तो अमेरिका में बैठे एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे, हॉक, और वो पत्रिका का ही इतना असर था कि खालिस्तानी उनकी हत्या करने पे उतारू थे। लेकिन फिर भी हमने कहा कि पाश की हत्या हो सकती है, लेकिन पाश की कविता की हत्या नहीं हो सकती। पाश की हत्या, पाश की कविता उनके हत्यारों का एक जवाब है कि आप जैसे लोग समाज में कुछ नहीं हो, और वो जो 38 साल की उम्र में शहीद हो गया वो जिंदा रहने वाला है बहुत लंबे अरसे तक। तो मैं इस समय इंतजार भी कर रहे हैं कि कासमी ये आ जाए, तो मैं कुछ कविताएं पाश की बाद में मिली थी। हाँ, मैं बता रहा था कि 2-3 महीने के अंदर मैंने उनकी बहुत सारी कविताओं का अनुवाद करके तो ज्ञान रंजन जी को भेजा। पहल पत्रिका उन दिनों बेहद मकबूल पत्रिका थी हिंदी की, और ज्ञान रंजन जी ने लगभग मेरे ख्याल में पाश का जन्मदिन सितंबर में आता है 9 सितंबर को, तब तक पहल का एक मोटा अंक मैंने वो पाश को समर्पित करके पाश का चित्र लगा के अपने मुख पृष्ठ पे, और उसमें कम से कम 50 पृष्ठ जो है उसमें मेरे अनुवाद भी थे। निरुपमा दत्त भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उनके भी कुछ अनुवाद थे, और बहुत सारे लोगों के उसमें लेख भी थे, शायद मेरा भी रहा होगा। और तब राजकमल ने 23 मार्च 89 के दिन, बीच का रास्ता नहीं होता, पाश की पहली बरसी के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम करके दिल्ली में त्रिवेणी में, और उस समय सतपाल डांग से वो किताब रिलीज करवाई थी, कामरेड सतपाल डांग जो पंजाब के मशहूर मरूफ थे। पाश के भाई ओंकार सिंह भी उसमें शामिल हुए थे।
और आप हैरान हो गए, आपको अभी सैगल जी के स्टूडेंट को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि उसने पाश की कविता पढ़ी। केदारनाथ सिंह ने पाश की कविताओं का पाठ किया था। वो 89 का जो राजकमल का आपका कार्यक्रम था, उसमें केदारनाथ सिंह ने स्वयं और एक दो लोगों ने कविता, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद कृष्णा सोपती जी ने भी पाश की कविता का एक आध का पाठ उस समय किया था। केदारनाथ जी तो जरूर किया था। नवंबर जी, केदार जी और पाश के भाई ओंकार सिंह हैं, वो अमेरिका में ही रहते हैं, पूरा परिवार। पाश की पत्नी भी अमेरिका में है, पाश की बेटी विंकल भी अमेरिका में है। अब तो पाश के नाना है, पाश मतलब उनके दो, जिसको कहते हैं दोहित्र हैं, विंकल के दो बेटे हैं, तो वो सब तो अमेरिका में ही रहते हैं। पाश भी अमेरिका चले गए थे, लौटने वाले थे जिस दिन उनकी हत्या की गई। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि पहले पंजाबी में उनकी दो कविताएं पढ़ता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो मेरे ख्याल में जिसका रास्ता नहीं होता में ही शायद शामिल हो गई थी या एक बाद वाले में शामिल हुई हो, और फिर उसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। मैंने ये बताने के लिए कि किस प्रकार से पाश हिंदी के अपने ही कवि हो गए। आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, आपको एक तो भगत सिंह के नारे सब जगह लिखे हुए मिलेंगे, जितने भी जन संगठन होते हैं, जन कार्यक्रम होते हैं, और दूसरा पाश की कविता की पंक्तियां आपको हर जगह मिलेंगी। और मराठी में तो पाश के 2 संकलन निकले हैं, बंगला में एक संकलन निकला है पाश की कविताओं के अनुवाद का, गुजराती में एक संकलन निकला है, और तमाम भाषाएं ऐसी हैं जिनकी मुझे भी जानकारी नहीं होगी, मलयालम में, तमिल में, सब भाषाओं में कुछ कुछ कविताओं का अनुवाद हुआ है। मराठी, गुजराती, बंगाली में तो संग्रह निकले हैं बकायदा। मराठी में 2 अलग अलग संग्रह उनके निकले हैं, पाश से अनुवादक कविता और एक और संग्रह निकला है। वो सब मैं नहीं लेकर आया साथ आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक जो पाश की कविता है पहले मैं पढ़ता हूँ पंजाबी में, तो फिर उसका मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ूंगा। ये कविता है सुफने। ये बहुत छोटी सी कविता है, और मेरे ख्याल में पहली बार जनसत्ता में हिंदी का इसका अनुवाद मैंने इंग्लिश जी के रहते छापा था शायद। ये जो कविता है ना, सबसे खतरनाक, ये कविता पाश के जीवित रहते मेरे हिंदी अनुवाद में जनसत्ता में छप गई थी, और उसके बाद ही पाश की उसमें हत्या हुई थी। तो पाश की कविताएं या पंजाबी के कुछ और कवियों की कविताएं सबसे पहले साल मेरे याद नहीं है, 1972-73 का साल होगा मोस्ट लाइकली। पहल का 13 नंबर अंक था, तो पहल का 13 नंबर अंक कविता विशेषांक था, तो उसमें पाश और पात्र इन दोनों की कविताएं उस समय पहल में छपी थी। उस समय से ही पाश और पात्र ये हिंदी में बहुत लोकप्रिय हो गए थे, और इनकी कविताओं का हिंदी पाठकों और पाश की कविताएं हिंदी में छपने के बाद बहुत बार कोई ये कहता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है कि ये पंजाबी से अनुवाद है। तो ऐसा ही होता है। सुरा भास्कर ने भी कविताएं पाश की गाई हुई हैं, और बहुत सारे लोगों ने गाई हुई हैं। मुझे खुद नहीं पता चलता, आप YouTube पे जाएं, इतनी कविताएं पाश की गायन रूप में मिलती हैं। मैंने स्वरा भास्कर ने तो एक बार मेरे सामने ही बम्बई में गाई थी एक कार्यक्रम में, और क्रांति, असीमा क्रांति ने, आलोक धनवा की पत्नी ने, उसने गाई हुई है, और सारे लोगों ने गाई। तो मैं आपको ये सुफने कविता पहले पंजाबी में पढ़ के सुनाता हूँ। थोड़ी मेरी निगाह की प्रॉब्लम है, थोड़ा बर्दाश्त करिएगा। सुफने सुफने हर किसे नू नहीं आउंदे, बेजान बरूद दे कणा चों सुत्ती अग नू सुफने नहीं आउंदे, बधी लई उठी हुई हथेली उतले मुड़के नू सुफने नहीं आउंदे, मल्लाहां नाल रुस गए समुंदर नू सुफने नहीं आउंदे, शैल्फां च पए इतिहास दे ग्रंथां नू सुफने
नहीं आते। ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਚਾਲੂ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਇਸ ਲਈ हर किसी में नहीं आते। मैं देखता हूँ कि किस संग्रह में है ये कविता, तो उसमें फिर आपको इसका हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। हाँ, ये समय और भाई समय है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस संग्रह पे ये 1993 में छपा था और इस पे मुझे साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार जरूर मिला था। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाश को एक कवि के तौर पे मिलना चाहिए था, उन्हें तो नहीं मिला और उन्हें पुरस्कारों से कोई चाहत भी नहीं थी और कोई उपेक्षा ही थी उनके मन में। लेकिन मुझे पाश की कविता के अनुवाद पे पुरस्कार मिला, इसकी तो मुझे खुशी जरूर थी। लेकिन ये पुरस्कार मैंने जब 2016 में जब लेखकों पर हमले शुरू हुए, दाभोलकर और वो गोविंद पंसारे और उन सबकी हत्या हुई और जेएनयू पे कोई हमले हुए, तब हमने इस पुरस्कार को लौटा दिया था। तो वो मैंने बहुत सारे 2 पुरस्कार हमने उस वक्त लौटाए थे और एक लेखकों पर हमले के पंजाबी में शुरुआत की थी पुरस्कार लौटाने की गुरबचन सिंह भुल्लर ने, और उसके बाद से एकदम से हमने 10-11 लोगों ने जो भी छोटे या बड़े पुरस्कार थे, हमारा पुरस्कार तो बहुत छोटा था लेकिन फिर भी हमने उसमें एकजुटता में लेखकों के साथ लौटाया था उसको। और जेएनयू के ऊपर हमले के कारण भी, क्योंकि मैं जेएनयू का अध्यापक रहा हूँ और जेएनयू से मेरा लगाव भी बहुत है, तब हमने एक दूसरा पुरस्कार जो सुजीत पात्र की कविता के अनुवाद पर मुझे मिला था, तब मैंने उस पुरस्कार को लौटाया था। तो ये समय और भाई समय में ये कविता शामिल है। बल्कि इसमें सबसे पहली कविता सबसे खतरनाक है, जो बहुत चर्चित है। अभी राजकमल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, तो बलप्रीत की शायद गाई हुई है उसमें सबसे खतरनाक। और सपने हर किसी को नहीं आते। बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते। बदी के लिए उठी हुई हथेली के पसीने को सपने नहीं आते। शेल्फों में पड़े इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपनों के लिए नींद की नजर होनी लाजमी है। सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। अगर आप इन दोनों कविताओं के पाठ से संतुष्ट हैं और मैं दूसरी कविता छोड़ सकता हूँ यहाँ पढ़ना, तो जैसा आप चाहें आप जो आप लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो आप जैसा चाहें हम चर्चा भी शुरू कर सकते हैं पाश के ऊपर, और चाहें तो मैं दूसरी कविता भी पढ़ सकता हूँ जो काफ़ी मशहूर कविता है। पढ़ी दो फिर। हाँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बातचीत किस रूप में शुरू करूं। मैं अनौपचारिक रूप से ही करूंगा। मैंने पाश हमारे दोस्त भी थे, हम लोग पंजाब की एक सांस्कृतिक आंदोलन जो प्रगतिशील था उसमें हम सब लोग साथ थे। पाश, अमरजीत चंदन, लाल सिंह दिल, सांतराम उदासी, एक पूरी पीढ़ी थी,
अरविंद नलवार भी, हमारे सुरेंद्र गिल बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब उस एक प्रगतिशील जो सांस्कृतिक आंदोलन था उसका पार्ट थे। और उसमें बहुत एक दौर ऐसा था जिसमें पाश को गिरफ्तार भी किया गया। ये जो हाथ कविता पढ़ के गए अभी, ये जेल से ही लिखी हुई कविता है। आप उसमें जिक्र आता है कि पंजे जो सलाखों पे लगते हैं। तो बल्कि एक बार दिलचस्प हुआ था, आलोक धनवा भी पंजाब में आए हुए थे। नकोदर पाश का गांव है, पाश का गांव तलवंडी सलीम है, वो नकोदर के पास है। और आलोक धनवा भी आए हुए थे और आलोक धनवा ने भी वो मंजर देखा हुआ। आलोक धनवा ने उसके बारे में अपने संस्मरण वगैरह भी लिखे हुए हैं। और तो लेकिन उस वक्त का एक दिलचस्प किस्सा ये है, शायद वो संस्मरणों में अमरजीत चंदन ने भी दोनों अपने संस्मरण लिखे हैं कि नकोदर में जहाँ सभा हो रही थी, वो एक प्रोग्रेसिव कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, उसके सामने पुलिस स्टेशन था। तो पाश ने, मुझे याद पड़ रहा है, मेरे खुद का याद नहीं है लेकिन वो संस्मरणों में मैंने पढ़ा है, हालांकि मैं शायद उस मीटिंग में खुद मौजूद था। तो शायद उसने पुलिस स्टेशन की तरफ हाथ करके कहा कि गाला कड्डियां, मतलब पंजाबी की कहावत से फिर गिल जी बताएंगे, यारा दे दम ते, मतलब 11 कड्डियां दुश्मनों ने 11 दे दम ते। तो इस तरीके से वो चैलेंज स्टेट को इस प्रकार से करने वाला आदमी था। इसी प्रकार से वो खालिस्तानियों को भी चैलेंज करने वाला था। और मुझे याद है कि वो जब पंजाब आए हुए थे तो हम लोग एक दोस्त के घर में इकट्ठे भी थे, उसकी फोटो भी रखी हुई है हमने। तो ये कविता सबसे खतरनाक तब उसने लिखी, तो मैंने तुरंत जनसत्ता में भेजी और जनसत्ता में पाश के रहते ही वो पंजाब में रहते हुए छप भी गई थी। और उसके बाद से 23 मार्च को उनको जाना था। तो जिस दिन जाना था उसी दिन ये खालिस्तानी ताक में बैठे हुए थे और पाश का एक दोस्त था हंसराज, वो उसको साथ ले जा रहा था अमेरिका। और वो दोनों सुबह 23 मार्च को गुनगुनी ठंड होती है और वो सुबह अपना पाश का एक तरीके से फार्म हाउस का ये या खेत उनके जो बने हुए थे, ट्यूबवेल लगा हुआ था। तो पंजाब में ट्यूबवेल पे जाके नहाते हैं लोग खूब, और वहाँ जाके दोनों एक दूसरे की मालिश वगैरह की, उन्होंने नहाने वहाने का किया। उसी वक्त खालिस्तानी लोग आए और AK-56 से उन्होंने फायरिंग धड़ की और शायद उस वक्त पाश ने हाथ से रोकने की भी कोशिश की है। इस तरह के वो संकेत मिलते हैं, लेकिन दोनों को उसी वक्त वो शहीद करके चले गए। और उसके बाद से तो खैर बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि पाश ने जो कविता में मुकाम हासिल किया है वो कविता के दम पे किया है। माने राजनीतिक थे, वो राजनीतिक कवि थे, राजनीतिक विचारधारा से लैस कवि थे, वो क्रांतिकारी विचारों से लैस कवि थे। भगत सिंह उनके आदर्श थे। एक तरीके से एक विचित्र संयोग भी कहना चाहिए कि वो शहादत का दिन दोनों का भी एक ही बन गया। लेकिन जब उनको मूल्यांकित किया जाएगा, जब उनको एक तरीके से, तो वो राजनीति के बल पे नहीं बल्कि उनकी कविता के बल पे ही, मैंने जैसे हमारे राजनीतिक कवियों में नाज़िम हिकमत आते हैं, ब्रेक्ट आते हैं, नाज़िम हिकमत ने भी शायद बहुत सारी जेलें झेली हैं। तो इस तरीके के हमारे पाब्लो नेरुदा है, वो उस फैज साहब है, फैज अहमद फैज ने भी जेलें झेली हैं। तो ये सब राजनीतिक कवि होते हुए भी मुख्य तौर पे कवि, मैंने राजनीति में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। राजनीति के कारण उन्होंने अपना दंड भोगे हैं, जेलें भोगी हैं, सब कुछ किया है। लेकिन वो कवि इतने बड़े थे कि उनकी कविता ने फिर उनको एक तरीके से कहना चाहिए कि बिल्कुल अमर कर दिया। मैंने फैज साहब हूँ, नाज़िम हिकमत हूँ, पाश हूँ, ये तमाम उस तरह के कवि हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर
युवा लोग इसमें ज्यादा चर्चा में हिस्सा ले। मैं एक तो सुरेंद्र गिल जी से चाहूंगा कि सुरेंद्र गिल जी जरूर ये उस पीढ़ी के कवि हैं, वो अपनी बात पंजाबी में रखे या हिंदी में रखे जैसा भी चाहें, लेकिन वो उस दौर की थोड़ी सी चर्चा करें जिसमें पाश कवि बने। धन्यवाद। मैं बहुत ही आदत से सुरेंद्र गिल साहब को यहाँ पर बुला रहा हूँ कि आकर के पाश के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में समय का ध्यान रखते अपनी बातचीत रखें। हम थोड़ी देर से ही चल रहे हैं, हमारा अगला सत्र 6 बजे से होना है जी। सभापति, उपस्थित दोस्तों, चमनलाल जी ने पाश बारे गल करते हैं मैनू वो सारियां गतिविधियां याद कर रही जो उस दौर में चल रही सी। मैं कपूरथला विखे गवर्नमेंट कॉलेज में सां ते पाश का पिंड तलवंडी सलेम कपूरथला नकोदर रोड ते है। बहुत चिर पहला अजे ये नक्सली लहर शुरू नहीं हुई सी, जदों जलंधर दे एक पिंड शायद उच्चा पिंड ਜਾਂ को काला नाल लगदा सी ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ कवि दरबार होया। बिल्कुल नौजवान सभा ने ਉਹ करवाया सी। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ भी ਜਾਣ ਦਾ मौका मिलिया ਤੇ ਉੱਥੇ मैं ते पाश पहली बार मिले। मैं मुड़ के बीमार हो गया, मैं सब कुछ भुल भुला गया। बहुत चिर बाद जदों पाश जेल तो बाहर आया तो उन्हें दसिया, मैं क्या भी तेनू मिलना चाहता सी ते तैनूं बड़ी खुशी हुई मिल के। वो कहंदा आपां तां फलाने उदों कवि दरबार ते भी इकट्ठे सी ते मैनूं याद नहीं आया। पाश उस तारीख दे नाल सरगर्म सी विच लगातार वो लिखता रहा और पाश दी जिहड़ी नज़म है, पाश दी कविता वो इस तरह है कि कोई एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति बैठा गल्लां कर रहा है और वो जो जिहड़ी भी गल करता है बड़ी पते की गल करता है। उसकी कविता च सुभाविकता, संयम और संकेत सब चीज़ां ने। अपने जीवन विच वो चुप रहने वाला, सोचने वाला और उसदे बारे एकदम रिएक्ट करने वाला नहीं सी, सगों वो बड़ी सुभाविकता नाल ही गल कह जांदा सी। बाद विच मैनूं शायद पाश ने उन्हां लोकां दी संगत विचों शामिल नहीं कीता जिन्हों प्यार करदा सी, क्योंकि कपूरथला विखे मैं सां, नाल ही शेखूपुर विखे उन्हें JBT की। उन्होंने दिनों च मैनूं बाद पता लग्या भी पाश उत्थे पढ़दा रहा, पर वो नहीं मिलिया तो ना ही पता लग्या। जदों भी पाश मिलदा सिर्फ मुस्कुराउंदा ते बस चल रहा है गल करदा।
ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਸੌਰੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸੰਧੂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਸੰਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟਾਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪੀਆ ਜਰਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਪਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਸ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਪਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ सत्यपाल सहगल जी को यहाँ पर बुला रहा हूँ कि वे आए और पाश के जीवन और कृतित्व पर अपनी बातचीत रखें। मन तो मेरा करता है कि पंजाबी में बोलूं, पर जिस तरह से पाश हिंदी में स्वीकृत हुए, उस कड़ी में हिंदी में भी उन पे बात होनी चाहिए। ज्यादा लोग नहीं है इस समय यहाँ, थोड़ा सा विडंबना से भरा हुआ है ये अनुभव, क्योंकि अगर इन कुर्सियों को हम पाठकों में तब्दील कर दें तो शायद इस हॉल में और इससे बाहर भी हमको जगह नहीं मिलेगी पाश के पाठकों को खड़ा करने के लिए। शायद लोग पाश के बारे में उतना विश्लेषणात्मक होने की जरूरत महसूस नहीं करते। हम लोगों ने भी कभी इतना ज्यादा महसूस नहीं किया। उसकी कविता के प्रति आकर्षण होता है, उसकी कविता से मोहब्बत होती है, उसकी कविता से प्रेरणा मिलती है। पाश की कविता के ये जो काम है वो ऐसे दुर्लभ है कविता के परिदृश्य में, तो संभवतः कभी इससे आगे जाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। यद्यपि अब लगता है कि एक
पंजाबी का कवि जो हिंदी का न केवल अपना कवि बन गया, बल्कि हिंदी की दुनिया में उसने वो जगह बनाई जो जगह पंजाबी की दुनिया में नहीं है। पंजाबी के लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, पंजाबी के आलोचकों से भी, और वो लोग भी जो पाश से मिलते जुलते रहे, जिन्होंने पाश के बारे में भी लिखा। ये एक सच्चाई है कि पंजाबी में पाश बढ़िया कवियों में से एक है, और हिंदी में पाश जो है उसके बिना गुजारा नहीं है। और हिंदी में पाश उस समय मकबूल होते हैं, मतलब ये दिलचस्प बात है, जिसमें पाश है उस समय यहां से कुमार विकल्प भी हैं, और वैचारिकता के स्तर पे वो लगभग एक समान वैचारिकता के लोग थे। लेकिन धीरे धीरे पाश लोगों का अपना कवि या पसंदीदा कवि या जादुई कवि बनता चला गया। और ये एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसको समझने की जरूरत है कि ऐसा कैसे हुआ। एक तो जवाब ये हो सकता है कि जिस चीज की हमारे पास कमी होती है और वो कमी कहीं हमको मिल जाए तो हम उस चीज को पकड़ लेते हैं। पंजाबी में ये चीज खूब मिल जाती है, जो पाश का जो एक बगावत का सुर है, एक साहस है, एक चैलेंज का जो एक मुहावरा है, ये पंजाबी स्वभाव में भी एक आम फहम चीज है, पंजाबी वैचारिक दायरों में भी आम फहम चीज है, और पंजाबी कविता में भी ये चीज मिल जाती है। बहुत जगह पे मिल जाती है, सिर्फ पास में ही नहीं, और जगह पे भी इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। हम इसको लाल सिंह दिल में देख सकते हैं, हम इसको दर्शन खटकड़ में देख सकते हैं, हम इसको हरभजन हलवारवी में देख सकते हैं। और जिक्र किया चमन लाल ने पाश के हिंदी में आगमन के संदर्भ से कि कैसे पहल ने पाश पे केंद्रित अंक निकाला। लेकिन उससे भी पहले सन 1980 में 1980 होगा, ये एक साल आगे पीछे, पहल का एक कवितांक आया था जिसमें पंजाबी के ये सभी कवि, पाश भी थे, दिल भी थे, पातर भी थे, हरभजन हलवारवी भी थे, ये सभी लोग शामिल थे। मैं समझता हूँ कि एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन पाश का हिंदी में तब हुआ था, और लगभग 40 वर्ष या उससे भी कुछ ज़्यादा पुरानी बात हो गई है। उसके बाद पहल का जिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो राजकमल से जो आया पाश का संकलन, बीच का रास्ता नहीं होता, वहां से फिर वो एक सही तरीके से हिंदी में इंट्रोड्यूस होता है। शायद ये हिंदी में पहला मौका हो, मुझे नहीं पता कि इससे पहले भी पाश के मिथकीकरण को या पाश की उपस्थिति को समझने की कोशिश कहीं पहले की गई हो। हालांकि मैं समझता हूँ कि कात्यायनी ने जो चमनलाल के साथ एक किताब तैयार की, लहू अब भी गाता है, हाँ लहू है कि फिर भी गाता है, उसकी एक लंबी भूमिका कात्यायनी ने लिखी है। चमनलाल का भी उसमें एक टिप्पणी है, मेरी एक लंबी भूमिका, जिससे हम हिंदी में एक खास पाठक वर्ग पाश को क्यों अपनाता है और क्यों अपने करीब पाता है, उसकी एक झलक देख सकते हैं। जिस तरह से कात्यायनी हम जानते हैं कि एक एक्टिविस्ट पोएट है, और
एक बात तो ये सामने आती है कि जो लोग हिंदी में एक्टिविज्म भी करते हैं और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, पाश उनके लिए बहुत जरूरी चीज बन गया। पाश के पास वो एक गुण था कि जहां कवियों की जो कविताएं भी और उनके कथन जो हैं वो बैटल क्राई की तरह इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। हिंदी के पास ऐसे ऐसे कथन वाले लोग ज्यादा नहीं थे, मिल जाते हैं। मसलन दिनकर की लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस तरह की एक पंक्ति है। या नागार्जुन की पंक्ति है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। इस तरह से एक सत्ता विरोध की एक लाइन के तौर पर उसका इस्तेमाल होता रहता है। और बाद के सालों में राजेश जोशी की पंक्तियां भी इस तरह से इस्तेमाल होती रही। लेकिन इन सब के बीच में पाश की लाइनें, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना और हम लड़ेंगे साथी। ये जो दो कविताएं हैं और इन दो कविताओं की ये जो पहली लाइनें हैं वो असंख्य पोस्टरों में और असंख्य निजी संदेशों में मैंने लोगों को अपने डिप्रेशन में इन पंक्तियों का इस्तेमाल करते देखा है। और जाहिर है कि वो उससे एक खास किस्म की ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं। एक बात ये रेखांकित की जा सकती है संभवतः कि जिसे हौसले की कविता कहते हैं। मेरा ज्ञान हो सकता है हिंदी कविता को लेके या हिंदी के परिदृश्य को लेके, लेकिन जिस तरह से पाश की कविता एक हौसले की कविता के तौर पे हमारे बीच में उपस्थित होती है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी में हमारे पास वैसा कोई दूसरा विकल्प है। हिंदी की जो संवेदनशीलता है वो तो बहुत विशाल है। हिंदी की जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो बड़ी है। जो सूक्ष्मता हमको हिंदी कविता में मिलेगी संभवतः पंजाबी कविता में उस तरह से नहीं मिलेगी। एक कारण यह भी हो सकता है कि हिंदी की ट्रेडिशन संस्कृत की ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है और कह सकते हैं कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से भी जुड़ी हुई है। वो स्वभाव हिंदी के बीच में मौजूद रहता है। लेकिन पंजाबी कविता अलग अलग कारणों से उससे अलहदा नजर आती है। पंजाबी में लिखने वाले लोगों की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि भी हिंदी में लिखने वाले लोगों से काफी अलग किस्म की है। चाहे वो धार्मिक पृष्ठभूमि हो, चाहे वो परिवेशगत पृष्ठभूमि हो। आज भी पंजाबी के अंदर ज्यादातर लिखने वाले लोग गांवों की पृष्ठभूमि से आते हैं। हिंदी में बिल्कुल इसके उलट है। गांवों की पृष्ठभूमि से लोग आते भी हैं तो वो बहुत जल्दी शहरों की पृष्ठभूमि में तब्दील हो जाते हैं। पीछे किसी और जरूरत के लिए हिंदी में जो किसानों से संबंधित रचनाएं हैं उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत थी। तो हमने देखा कि जब भी किसान मजदूर की बहुत बात होती है हिंदी के अंदर, और जो खास जो वामपंथी इदारों से लोग आते हैं वो तो करते ही हैं, बावजूद इसके हिंदी में किसानों को लेके कोई 8-10 कोई ठीक ठाक उपन्यास गिनाने के अलावा, जबकि हिंदी एक बहुत बड़ा एरिया है और उसमें हजारों लेखक लिखते रहे हैं और लिख रहे हैं, तो वो वहां पे नहीं मिलता। हिंदी में सभी तरह के विमर्श है पर हिंदी में किसान विमर्श नहीं है। और उसकी तुलना में अगर हम पंजाबी को देखते हैं तो पंजाबी में किसानी जीवन, किसानी मुहावरा, किसानी स्वभाव, जिसके कुछ जो है दर्शन आप हम लोगों को किसान आंदोलन में भी हुए होंगे, वो
काफी प्रीडोमिनेंट तरीके से वहां पे मिलता है। तो पाश की रचना में एक ये चीज भी थी कि वो जो है वो उसमें जो सार तत्व था वो गांव का था। और एक बात और की पाश ने, सार तत्व गांव का हमको दिल की कविताओं में भी मिल जाएगा और तमाम दूसरे और लोगों की कविताओं में भी मिलेगा, लेकिन पाश ने खास तौर पे मुहावरे के स्तर पे एक रस्टिक जो मुहावरा था, एक खास ठेठ पंजाबी का जो मुहावरा था, उसको अपनी रचनाओं में रखने की कोशिश की। कई बार उसको रिपीट भी करते हैं, कई बार लगता है कि जरूर से ज्यादा भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन रस्टिक मुहावरा या जो गवई मुहावरा हो सकता है, देसी मुहावरा हो सकता है, जिसके अंदर मुहावरापन और जिसे हम कहते हैं कि रेटोरिक, इस तरह से जो बात करने की शैली होती है, उसका पुट बहुत ज्यादा रहता है। अब एक आधुनिक नजरिए से हम लोग रेटोरिक को लगातार जो है वो नेगेट करने की कोशिश करते रहे हैं, अपने साहित्य के अंदर भी, अपनी कविता के अंदर भी। यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के अंदर भी एक रेटोरिक, या जो भी दक्षिण भारत की भाषाएं, दक्षिण एशिया की भाषाएं हो, दक्षिण की भाषाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर की जो भाषाएं हैं, जो पाकिस्तान की भाषाएं हैं, उनमें एक रेटोरिक का एक एलिमेंट रहता है और उसकी अपनी एक यूजफुलनेस है, अपनी एक उसकी उपयोगिता है। तो पाश ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। तो एक कारण ये हो सकता है कि जो हिंदी के लोगों ने जो है उसको स्वीकार किया इस बड़े स्तर पे। लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पाश जो है वो हिंदी में इतने विशाल स्तर पे वो, और हिंदी के कवियों के लिए वो ईर्ष्या की बात हो सकती है कि जो जगह उनकी होनी चाहिए थी वो एक अनुवादित कवि की है, और जो वो उसकी जगह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो लोगों को एक अनुवादित कवि भी नहीं लगता है। तो उसके ऐतिहासिक कारणों में ये हो सकता है कि सन 79 में जब उसका कत्ल होता है, वही बरस जो है वो सोवियत संघ के टूटने का भी है, और उसके बाद जो स्वप्न था साम्यवादी, उसके अंदर एक संदेह का भी एक वातावरण चारों ओर बनने लग जाता है, जो आज तक भी कायम है। दूसरी ओर संदेह के बीच में से हमारे अपने चारों ओर के परिदृश्य में, हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य में, हमारे सामाजिक परिदृश्य में, हमारे राजनीतिक परिदृश्य में दूसरी तरह की विचारधाराएं, दूसरी तरह की ताकतें आगे बढ़ने लगती। लगभग उस समय भी ये सब चीजें शुरू हो गई थी। दरअसल खुद पंजाब में जिस तरह का वो वातावरण था और जिसका शिकार बताया जा रहा है कि पाश हुए, वो भी उस उभार का एक हिस्सा थे। जो उभार कभी पंजाब तक था, वो उभार फिर धीरे धीरे सारे भारतवर्ष में फैलता चला गया। अब उस उभार के बीच में वैचारिक जो संघर्ष था, वो जितना तीखा हुआ वो उतना शायद पहले कभी नहीं था। और उस संघर्ष में, उस लड़ाई में जो भाषा के औजार चाहिए थे, वो संभवतः हिंदी के पास नहीं थे। वो तीखापन नहीं था, वो बागी सुर नहीं था, वो आक्रामक अंदाज नहीं था जो पाश के पास था। और इस सारे माहौल के बीच में ये पंक्ति की सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये पंक्ति से ज्यादा मौजू क्या हो सकता है? और
जैसा मैंने यहाँ पे देखा, गुरशरण सिंह जी की बात की चमन लाल जी ने, तो उन्हीं दिनों में पाश से संबंधित तो वो सभा नहीं थी जहाँ उन्होंने पाश के मृत्यु की सूचना दी, लेकिन चंडीगढ़ में एक और दूसरा एक कार्यक्रम था और वहाँ पे शामिल थे गुरशरण जी भी, और ये 89 के आसपास का ही था। तो उन्होंने मन से कहा कि वो विचारधारा का कुछ लोग की नामंदन या फेल हो गए, आदर्शवाद का फेल नहीं होया, हमारे आदर्श तो कायम है, हम अपने आदर्शों के लिए लड़ेंगे, हम अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहीं से रणधीर सिंह जैसे पॉलिटिकल थिंकर हुए जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। वो एक ऐसे अध्यापक थे, एक ऐसे स्कॉलर थे, एक ऐसे दुर्लभ वो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने कभी बायोडाटा नहीं लिखा और अगेंस्ट बायोडाटा इस तरह का एक पैम्फलेट लिख दिया। उन्होंने अपनी किताब लिखी, एक बहुत भारी ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने एक टूटते हुए समाजवादी स्वप्न को बचाने की कोशिश की। तो ये एक लिगेसी पंजाब में रही, और पंजाब में इलेक्टोरल जो है एक चुनावी गणित के हिसाब से कभी जो है वामपंथी शक्तियां मजबूत भी रही, आज नहीं है। बावजूद इसके उत्तर भारत में जितने मजबूत हमको जमीनी स्तर पे भी और बौद्धिक जगत में जो वाम शक्तियां जितनी पंजाब में नजर आती हैं उतनी कहीं और नजर नहीं आती। और मैंने अपने अनुभव से देखा है कि इन लोगों पे कोई असर नहीं है इस बात का कि वो सोवियत संघ फेल हो गया या कुछ और लोग मतलब इस तरह की तमाम तरह की बातें करते हैं। हाँ, और ये हो सकता है कि नए लोग उनसे ना जुड़ रहे हों, हालांकि इस बीच में नए उभार भी कई जगहों पे नए रूपों में नजर आते हैं, लेकिन जो लोग पीछे से उस धारा से जुड़े हुए थे उनमें कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़े बढ़े हों वो अलग बात है, लेकिन कोई उस तरह का बिखराव नजर नहीं आता है जो हमको किसी दूसरी जगह पे नजर आता है। और इस सब के बीच में जो पाश की कविता है वो हिंदी में जैसे कहते हैं कि एक आशा की किरण की तरह जो है और एक संबल की तरह हिंदी के लोगों को मिली और उन्होंने उसको अपनाया और वो उसको अपना रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना। मैं अपनी बात को अभी बहुत शीघ्र ही वाइंड अप करने जा रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना कि पाश की उपस्थिति ने हिंदी कविता को क्या किसी नजरिए से प्रभावित किया, नए लोगों को। पीछे एक कविता बड़ी मुकीम हुई थी, सोशल मीडिया पे तो बहुत चलती थी कोरोना से पहले, हम याद रखेंगे, हम सब कुछ याद रखेंगे, इस तरह की एक जो कविता थी। सब होता है उस तरह की किसी कविता का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन ये एक इस तरह की उपस्थिति है पाश की हिंदी कविता में। जन आंदोलनों को तो उसने प्रभावित किया ही, राजनीतिक आंदोलनों को तो प्रभावित किया ही। और मैं समझता हूँ कि इस नजरिए से भी कविता को देखना चाहिए कि वो हकीकतन जो हो रही है चीजें ग्राउंड लेवल पे, उनमें अपना कितना दखल देती है। हिंदी में दुष्यंत कुमार की गजलों ने वो रोल निभाया और उसके बाद पाश की रचनाओं ने वो रोल निभाया। लोग फैज का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है हम लोग नोट करके और आगे इन चीज़ों को और समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक दो बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि हिंदी में पंजाबी से अनुवाद लगातार होता रहा है और हिंदी में जैसा कि अक्सर होता है फिक्शन का ही ज़्यादा अनुवाद हुआ है, कविता का
उतना ज़्यादा अनुवाद नहीं हुआ है। पाश से पहले अमृता प्रीतम एक कवित्री के तौर पे भी और पर उससे भी ज़्यादा एक कथा लेखिका के तौर पे वो हिंदी की अपनी लेखिका रही है। कई बार क्लासों में बात होती है तो लोग जो है वो अमृता प्रीतम को हिंदी की ही लेखिका बता देते हैं। उसके बाद पाश एक ऐसे कवि है जो आके हिंदी में अपनी जगह बनाते हैं। और मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ जो है अपने ख्याल आपसे शेयर करने की कोशिश की कि हिंदी में उन्होंने किस तरह से अपनी जगह क्यों बनाई। लेकिन समृता पाश के पास एक एडवांटेज और भी था हिंदी में अपनी जगह बनाने के लिए। हालांकि सबसे बड़ा एडवांटेज तो उनकी अपनी कविता ही है, उसकी ताकत है और वो उनका जो लाभ का पक्ष तक। पाश पंजाबी में गजल और गीत लिखना आज भी बहुत सम्मानित चीज है और पंजाबी के कई अग्रणी जो कवि हैं वो गजलकार और गीतकार भी है। इस सब के बीच में पाश गीतकार नहीं है। पाश उस मिजाज की कविता लिखते हैं जो जिस मिजाज से हिंदी में लिखी जा रही है आज, जिसमें गीत या गजल कहीं बहुत पीछे की तरफ है। तो इसलिए पाश की कविता को ट्रांसलेट करना भी आसान था उस नजरिए से। अगर हम काव्य प्रतिभा की बात करें, यदि हम बड़े पंजाबी कवियों की बात करें तो पाश से पहले शिवकर बटालवी का जो पोइटिक टैलेंट है वो हिंदी के लोगों को शायद कभी पता नहीं चल पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने लगभग सारा का सारा जो है उनकी जो शेष रचनाएं हैं वो गजलों और गीतों में है। तो पाश ने वो रास्ता नहीं चुना और ये भी दिलचस्प है। पाश ने भी चुना, दिल ने भी नहीं चुना और लेकिन पातर ने चुना और पातर भी हिंदी में समादृत है, लेकिन पातर के अनुवाद में भी समस्या आएंगी जहां तक गजलों की बात आएगी। एक और बात जोड़ के कि जब मैं शुरुआती दौर में पाश को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि संभवतः ये हिंदी के ये पंजाबी के धूमिल हैं और मुझे कई बार लगा कि हो सकता है कि पाश की प्रेरणा का स्रोत कहीं धूमिल में छुपा हो। धूमिल का जिक्र अपनी चर्चा में मैं पहले नहीं कर सका, पर हिंदी के उस दुर्लभ पर्यावरण में जहां आक्रामक कविता उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, हम धूमिल में वो बात देख सकते हैं। और उसी तरह से रैटरिक में बात करने की, चौंकाने वाले तरीके से बात करने की जो एक तरीका है वो धूमिल में हम देख सकते हैं। और हो सकता है कि धूमल और पाश का कोई संबंध भी हो। एक बात के साथ बात समाप्त करूंगा। मुझे लगता है कि लगभग 40 वर्ष पहले हिंदी में पाश के अनुवाद की शुरुआत हुई थी। जो है उसके लिए हिंदी जगत चमनलाल का दिल से शुक्रिया अदा करता है और वो एक ऐतिहासिक काम है। जैसा कि यहाँ से कहा भी गया है, भगत सिंह को हिंदी में लेके आना और पाश को हिंदी में लेके आना। पर मुझे लगता है कि आज 40 वर्ष बाद ये समय आ गया है कि हम पाश को फिर से अनुवादित करें और संभवतः उसके बीच से, क्योंकि जैसे कविता का एक समाज शास्त्र होता है, एक इतिहास होता है, अनुवाद का भी एक इतिहास होता है। तो इस नई दुनिया में एक नए दृष्टिकोण से संभवतः हम पाश का अनुवाद करेंगे और अगर राजकमल प्रकाशन से इसकी शुरुआत हो तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, चमनलाल जी और सत्यपाल सहगल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम तुरंत बिना किसी एक पल पे रुके हुए हम अगले सत्र के का जो हमारा है सोनासा, जो बिट्टू सफीना संधू जी का कविता संग्रह है, उसका लोकार्पण यहाँ पर उसके आवरण का लोकार्पण होना है।